प्रोवाइड कर रहा है वो है वेस्ट बंगाल सिलेबस पर आधारित मैथ्स का और फिजिक्स का क्लास। ठीक है, ऑनलाइन क्लास जिसमें हम लोग आज जो चैप्टर करेंगे वो है समरूपता, चैप्टर 18 मैथ्स का जो चैप्टर है 18 समरूपता, जिसका एक नाम सदृशता है। इस चैप्टर में हम सदृशता के बारे में समझेंगे पहले, और उसके बाद इस चैप्टर को जैसे ज्यामिति का जो चैप्टर है, हम पिछले भी वीडियो जो बनाए हैं उसमें आप देखिएगा, तो हम जो भी ज्यामिति का चैप्टर है उसको हम एक तरह से डिवाइड करते हैं पढ़ने में। थोड़ा एक मतलब इस तरह से समझिए उसको कि हम इसको इजी कैसे हो डाइजेस्ट होने में, किस तरह से, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले 3 तरह से बांट लेते हैं। एक पहला काम होता है कि हम इसमें इस चैप्टर का जो प्रमेय है उसको निकाल के पहले पढ़ लेते हैं। प्रमेय जब खत्म होता है तब प्रमेय पर आधारित जो उसका बना हुआ क्वेश्चन होता है, प्रयोग वगैरह, उसको हम लोग करते हैं फिर, और जब वो हो जाता है तब फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। चूँकि वीडियो तो लंबा होगा, निश्चित तौर पर समझ सकते हैं आप, तो इसलिए हम एक वीडियो में सबको नहीं देख पाएंगे। वीडियो आपका एक्सपेंडेड होकर के तो ऐसे ही लंबा हो जा रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से जो बाकी बचा होता है हम लोग करते रहते हैं। एक आपका सीक्वेंस में ये पूरा वीडियो मिलेगा, पूरा मैथ्स जो है हमारा एलपीएस क्लासेस के द्वारा मैथ्स का पूरा डिटेल मैंने किया हुआ कंप्लीट मिलेगा आपको, और साथ में फिजिकल साइंस का भी। ठीक है, तो अभी हम जो ये चैप्टर चल रहा है इस पर थोड़ा एक पर ध्यान दें कि समरूपता शब्द है, समरूपता या इसका दूसरा नाम सदृशता भी होता है, अंग्रेजी में इसको सिमिलरिटी कहते हैं। ये समरूपता शब्द आया समरूप शब्द से। समरूप का मतलब क्या है? समरूप का मतलब होता है जिसका रूप समान हो, जिसका रूप एक जैसा हो, देखने में एक समान हो तो उसको सदृश कहेंगे, दोनों पर्यायवाची है, तो ये एक शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका मतलब है कि कई ऐसी आकृतियाँ जब देखने में एक जैसा हो, देखने में एक समान हो, एक रूप का हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदृश या समरूप कहेंगे। जैसे एक सिंपल उदाहरण है वृत्त का। वृत्त चाहे आकार में छोटा हो या बड़ा हो, आप समझ सकते हैं बढ़िया से, आप उसको देख भी सकते हैं कि उसमें आकार छोटा हो या बड़ा हो, देखने में लेकिन एक ही जैसा होता है। तो वो जो हुआ, जैसे ये वृत्त है, इसमें सभी जितने भी वृत्त होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी होते हैं सभी समरूप ही होते हैं, अर्थात सदृश होते हैं। इसी तरह से वर्ग में भी आप देखेंगे कि वर्ग छोटा हो या बड़ा हो, सभी जो वर्ग हैं वो समरूप या सदृश ही होते हैं। लेकिन त्रिभुज की जब बात करेंगे तो त्रिभुज में एक तरह से आपको त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। उसके हिसाब से सिर्फ समबाहु त्रिभुज यदि बात हम करेंगे तो वो एक जैसा होंगे, मतलब सदृश होंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं, विषमकोण त्रिभुज होते हैं, जो भी है विषमबाहु त्रिभुज, तो वो सभी जो है एक प्रकार से अगर बोले तो सदृश होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए शर्त है। वो शर्तों, उन शर्तों को ही हम इस चैप्टर में मूल रूप से पढ़ेंगे। सदृशता का जो चैप्टर है उसमें कई आकृतियों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको मूल रूप से त्रिभुज की सदृशता के बारे में ही पढ़ना है। अब थोड़ा सा एक बार ऐसे बीच में आयत का भी बात कर लेते हैं। तो जैसे आयत है, तो आयत, सभी आयत सदृश नहीं होगा आपस में, लेकिन कुछ खास आयत यदि उसकी भुजाएं समानुपाती हो तब वो सदृश हो सकता है। तो मतलब है कि सदृशता का कुछ खास लक्षण होते हैं और कुछ खास गुण होते हैं जिसके आधार पर वो सदृश हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में पहले प्रमेय की बात हम करते हैं। इस चैप्टर में मूल रूप से प्रमेय कौन कौन सा है और उसमें हमको किसका किसका प्रमाण देना पड़ता है। इससे तात्पर्य है कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रमेय हम लोग बनाते हैं तो उसमें फिर प्रमाण चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिख करके इसको रखें। इस चैप्टर में हम यहाँ पर दूसरा चैप्टर को भी थोड़ा जोड़ दिए हैं, क्योंकि ये जो बनेगा वो इस पर बनेगा, इसलिए हम यहाँ लिख के रखे हैं। लेकिन मूल रूप से हम इस चैप्टर में थोड़ा संख्या की बात करें प्रमेय की, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। आप ध्यान देकर देखिए, इसमें 43 प्रमेय से शुरू करके 48 प्रमेय तक इसमें पढ़ना है। किंतु इस चैप्टर में एक सावधानी है, अभी हमारे सिलेबस में बहुत सावधानी से काम किया है और बहुत अच्छा भी किया है विद्यार्थियों के बर्डन को कम करने के लिए। देखिए क्या है, यहाँ से 43, 44, 45, 46, 47 ये जो हमको इतना मिला है ये, लेकिन इसको सिर्फ समझना है, चित्र बना करके देखना है और इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो होंगे उसको बनाना है। हमको इसका प्रमाण लेके नहीं देना है। कई प्रमेय को जो प्रमाणित करते हैं वो नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, सिर्फ चित्र बना करके समझना है। लेकिन 48 जो है उसको प्रमाणित करना है, और जब 48 जब प्रमाणित करेंगे
तो इसी पर आधारित फिर ये दोनों प्रमेय रहेगा जो चैप्टर 22 में हमको पढ़ना है। तो ये दोनों प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम को हमको सिद्ध करना है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले 43 का बात करते हैं जो थेल्स प्रमेय कहा जाता है। थेल्स प्रमेय नाम माने उसका दिया जाता है और ये इसका विलोम है। हमने यहाँ पेज नंबर लिख दिया है, आप बार बार बुक से मिला करके उसकी लाइन्स को मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद फिर हम इसमें जो चित्र बना करके समझाएंगे उसको देखिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ 43 प्रमेय में। 43 प्रमेय यहाँ पर हम लिख दिया है, किताब में बगल में आप देखिएगा कि उसमें लिखा होता है प्रमाण आवश्यक नहीं है, ऐसा करके लिखा रहेगा। तो हमने उसी तरह से यहाँ पर लिख दिया कि प्रमाण किसका देना है तो नहीं देना है, कट और ये प्रमाण देना है और इन दोनों का प्रमाण देना है, हालांकि ये दूसरे चित्र में। अब चलते हैं, बात करते हैं 43 प्रमेय की बात करते हैं। हमने कहा क्या कि इस प्रमेय का किताब से जो प्रश्न माने जो प्रमेय का लाइन्स है, इस लाइन को समझना है और इसको चित्र में अच्छे से समझ करके फिर इस पर आधारित कुछ मैथ बनाना है, जो मैथ बाद में बनाएंगे। हम पहले प्रमेय को एक बार देख लेते हैं। तो अब देखते हैं 43, देखिए एक बार ध्यान रखें। इसमें क्या है, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर सरल रेखा दूसरी दो भुजाओं को या उनके कुछ बड़े भाग को समानुपात में विभक्त करता है, ऐसा हमको प्रमाणित करने के लिए रहता है। लेकिन इस चैप्टर में प्रमाण मूल्यांकित नहीं होता है, इसलिए नहीं करेंगे, सिर्फ चित्र बनाओ। देखिए क्या होगा, किसी त्रिभुज की किसी भुजा, मान लो एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, देखो ये एक त्रिभुज हम ले लिया, ठीक है, ये एक त्रिभुज लिया, नाम देते हैं ABC, है ना। ये त्रिभुज में बोला है कि किसी भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, हम ऐसे समांतर खींचने में ये नीचे वाला भुजा कर लेते हैं, इसके समांतर एक लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन, ये लाइन खींच दिया हमने BC के समांतर। हालांकि ये लाइन बड़ा खींचे हम, लेकिन मूल रूप से हमारा यूज कहाँ तक हुआ, इस त्रिभुज के लिए यहाँ तक हुआ। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे नाम देते हैं, मान लो कि x बाई BC के समांतर हमने x बाई खींचा। तो इस त्रिभुज को AB भुजा को x बिंदु पर और AC भुजा को y बिंदु पर काट रहा है। तो इसमें बोला कि बड़े भाग माने जो भी देखो यहाँ समांतर सरल रेखा दूसरी दो भुजाओं को, मतलब जो समांतर रेखा खींचेंगे, किसी एक भुजा की समांतर रेखा खींचेंगे, वो दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, समानुपात में विभक्त करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, अनुपात में मतलब इतना बटे इतना बराबर होगा इतना बटे इतना, ये मतलब होगा इसका। अर्थात कि अगर ये त्रिभुज ABC में यदि XY हमने खींचा समांतर किसका, BC का, BC के समांतर खींचा, जो XY क्या कर रहा है, AB को X बिंदु पर और AC को Y बिंदु पर काट रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस नियम से ये ऐसा है, AX बटे BX बराबर AY बटे YC या CY ऐसे, बस मतलब ये इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये हो गया इस 43 का मतलब, ठीक है। अब हम इसी को 44 के लिए समझते हैं। हम चित्र अलग से नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों ही चित्र एक ही तरह से बनेगा। ये जो 44 होगा वो 43 का विलोम है। बोलना क्या चाहा वो खाली समझ लेना। उसमें बोला कि अगर हम देखो कोई सरल रेखा यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को या उनके बढ़े हुए भाग को समान अनुपात में बांटे, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर होगा। फिर से मैं एक बार बोलना है, ध्यान से सुनिए। क्या बोले कि अगर ये कोई रेखाखंड है जो इस भुजा को अगर समान अनुपात में बांटता, मतलब इतना बटे इतना और इतना बटे इतना होता है, तो इसका मतलब ये समांतर होगा। अर्थात 43 में था कि ये दोनों समांतर पहले से दिया हुआ है, तो ये जो काटा है तो इससे जो अनुपात बना वो बराबर होगा। और दूसरा में दिया कि अगर ये काटा हुआ अनुपात बराबर है 44 में, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर होगा। अर्थात 43 और 44 में एक ही तरह का बात है। अब ये देखो, ये 45, 46 और 47 ये तीन जो प्रमेय है, ये तीन प्रमेय मतलब 45, 46, 47 ये मूल रूप से समरूपता का प्रमेय कहलाता है, समरूप होने का प्रमेय। दो त्रिभुजों के समरूप होने का एक तरह से शर्त है। तो पहला बात हम करते हैं 45 का।
45 में बोला है कि दो त्रिभुजों के समकोणिक होने से, दो त्रिभुजों के समकोणिक, समकोणिक होने का मतलब समकोणिक, कभी कभी शब्द आ जाता है समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, वो नहीं बोला है। समकोणिक मतलब है समान कोणिक। तो जैसे ये त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज मान लीजिए, ठीक है, और ये मानते हैं कि ए बी सी त्रिभुज है और ये त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक है। इसमें यदि ऐसा हो ये कोण इसका बराबर हो, ठीक है, ये वाला कोण इसका बराबर हो और ये वाला कोण इसका बराबर, देखिए तो जिस तरह से कोण बराबर जिसका हुआ, मतलब ए कोण डी का बराबर, बी कोण ई का बराबर और सी कोण एफ का बराबर, तो इसमें मतलब कंडीशन क्या हो गया कि अगर ए कोण बराबर है डी का, बी कोण बराबर है ई का और सी कोण बराबर है एफ का, देन ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप कहलाएगा, सदृश कहलाएगा, सदृश होगा। और इसकी संगत भुजाएं या अनुरूप भुजा, ये बहुत समझने की बात है। अनुरूप भुजा या शकल भुजा, अनुरूप भुजा का मतलब क्या होगा, देखो ये कोण जो बराबर है उसके सामने की भुजा को देखो, वो अनुरूप भुजा कहलाएगा, कोण का अनुरूप। ए कोण के सामने कौन भुजा है बी सी, इसके सामने कौन भुजा है एफ, है कि नहीं, एफ, इसके सामने भुजा एफ, तो ये दोनों को बटे करना है, इसका बटे ये करना है। और ऐसे ही फिर इस कोण के सामने ए सी और इस कोण के सामने डी एफ, और इस प्रकार से ऐसा मिलेगा क्या, बी सी बटे ई एफ, क्यों, ए बराबर डी होने से, फिर बी बराबर ई होने से ए सी बटे डी एफ, और फिर ये कोण और इसका बराबर है, इसका मतलब ए बी बटे डी ई, ये तीनों आपस में बराबर होगा। ये बोल रहा है 45 में। 45 में फिर से बार कि अगर ये किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो इसका मतलब उसकी संगत जो तीनों भुजाएं होगी, अनुरूप जो तीनों भुजाएं होंगी, वो क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और संगत या अनुरूप का मतलब क्या हुआ कि जो कोण बराबर हुआ उसके सामने वाली भुजा जो है बटे करके बराबर करेंगे, किसी दिक्कत है इसमें। और जब ये समझ में आ जाएगा तो 46 इसका विलोम है, उल्टा। उल्टा क्या है कि इसमें पहले बोल दिया कि अगर भुजाएं समानुपाती हो तो उसमें कोण की उसकी संगत बराबर होंगे। अब देख लीजिएगा क्या है कि दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होने से उनके अनुरूप कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दिक्कत है इसमें। तो ये 45, 46 को एक ही तरह से समझना है और एक ही चित्र में समझना है, किंतु यहाँ थोड़ा सा बारीकी से समझ लेना है बात। ये इसलिए समझ लेना है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता है। क्वेश्चन कैसे बदलता है, जैसे हम अभी सीधा सीधा इस कोण के बराबर ये कोण किए, ये कोण के बराबर ये कोण किए, लेकिन कभी कभी क्या करता है, कोण को बदल देता है। जैसे ये कोण के बराबर कभी ये हो जाए, तो यदि ऐसा हो जाएगा तो हम भुजा का अनुपात सीधा सीधा बटे करेंगे, कैसे, जो कोण बराबर होगा उसके सामने की भुजा लेंगे। क्लियर। अब आते हैं हम 47 का चित्र बनाने के लिए, ठीक है। 47 का बात करते हैं, 47 का बात करते हैं। इसमें बोल रहा है ये दोनों 45 और 46 में तीनों कोण ले लेते हैं, तीनों कोण और तीनों भुजा। इसमें थोड़ा सा कम कर दिया है। इसमें बोला है कि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का एक कोण, जैसे एक त्रिभुज ये है और ये दूसरा त्रिभुज है, बड़ा छोटा ले सकते हैं क्योंकि हमने बताया, ठीक है। इसमें देखने में एक जैसा होना चाहिए, आकार में बराबर होने की आवश्यकता नहीं है। तो दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। जैसे मान लो ये कोण बराबर है ए कोण का, मान लो नाम दे देते पहले ABC और DEF, ठीक है। तो ये कोण बराबर है इसका, और बोला है कि इसकी धारक भुजाएं, कोण की धारक भुजाएं, कोण की धारक भुजाएं मतलब जिस माने ये जो कोण बना है इसको धारण करने वाली भुजा देखो ये है और ये है, इसको धारण करने वाली भुजा ये है और ये है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर ये शर्त हो, देखो कोण A, ठीक है, तो कोण A बराबर कोण D हो और AB बटे DE बराबर AC बटे DF हो, देन तो क्या, तो ये दोनों त्रिभुज सदृश होंगे। और सदृश होने का शब्द हो गया ये, लेकिन इस शब्द में सदृशता को लिखते कैसे, सदृश को कैसे व्यक्त किया जाता है। सदृश होने का मतलब
ऐसे साइन होता है, ऐसे, ये एक हाफ पार्ट है। जैसे कि हम लोग सर्वांग क्षमता का चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इस सर्वांग क्षमता के चिन्ह में से ऊपर वाला जो है वो सदृशता होता है। मतलब सर्वांग क्षमता और सदृशता में मूल फर्क ये है कि यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर सर्वांग क्षमता में एक तो बराबर भी है, माने आकार में भी बराबर है, क्षेत्रफल में भी बराबर है, और ये देखने में समान है। और जो सिर्फ देखने में समान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदृश कहते हैं। और इस प्रकार से सदृशता के 3 नियम हो गए, तीनों नियम। इस नियम को हम लोग ए और ए के रूप में जानते हैं, कोण समान अगर है, और इसको एस और एस के रूप में, और इसको एस ए एस के रूप में जानते हैं, ठीक है। और ये 3 सदृशता के नियम होते हैं। और इस तरह से दोनों त्रिभुज सदृश हो गए, तो सदृश होने का ऐसे डी ई हो गया। और ये जब सदृशता के नियम तीनों हम समझेंगे, तब उसके बाद का प्रमेय हमको समझ में आएगा 48। और 48 जब समझेंगे तब ये दोनों फिर बनेगा, तब इसके बाद चलेंगे हम लोग 48 पर, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का जो समरूपता का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें का एकमात्र प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। और ये एकमात्र इसलिए हमने बोला कि आप इसके पहले देख लिए कि 43 से लेकर के 47 तक हमको उसका प्रमाण देकर के प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, और वो एग्जाम में आएगा भी नहीं। अगर एग्जाम में इस चैप्टर में सबसे मेन प्रमेय आएगा तो वो यही है, और ये बार बार आता है आपको, टेस्ट से लेकर के बोर्ड से लेकर के कहीं भी एक बार आपको मिलेगा। क्या समझे? इसका मतलब है कि ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये 49 और 50 जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 22 में, तो उसके लिए ये अगर प्रमेय समझ के हम नहीं जाते हैं तो वहाँ पर हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया से समझना है। अब इस चैप्टर में जो ये मेन प्रमेय है उसको हम लोग देख रहे हैं प्रमाण में। क्या? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बिंदु से तात्पर्य क्या है? पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज को इस तरह से बनाते हैं ज़्यादातर हम लोग, ठीक है, ए बी और सी ऐसे। इसका नाम यहाँ से भी दे सकते हैं हम, ए बी सी ऐसे भी दे सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए दिया कि ये देखो समकोण त्रिभुज का हमको इससे ज़्यादा परिचित है। ऐसे ही ये होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, हमको समकोण त्रिभुज इस तरह से परिचित है। बुक में लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आपके बुक में क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिएगा, तो उसमें आप माने थोड़ा सा फिगर को चेंज कर दिया है। ये वाला जो यहाँ पर बनता है उसको ऐसे बना दिया है, ऐसे यहाँ पर ए बी सी, और ये हो गया 90 डिग्री। तो आप देख लीजिए चित्र कोई भी रहे, ये रहे या ये रहे, सिर्फ यहाँ 90 डिग्री का हमको ये मतलब ध्यान रखना है कि 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है। तो अगर इस चित्र से लेते हैं जैसे बुक में दिया है वैसे, या इस चित्र से लेते हैं, दोनों में एक ही बात करना है। अब इसकी बात करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बिंदु कौन सा हुआ? तो समकोण बिंदु जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो कोण, ये वाला कोण हो गया समकोण बिंदु। इस पर से एक कर्ण डालना, माने कर्ण कौन सा होता है? ये वाला कर्ण कौन सा? कैसे कर्ण पता चलता है? हम लोग को पता है कि जो कोण 90 डिग्री के सामने है उसके जो सामने की भुजा होती है वही समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है। तो यहाँ से हम लंब डालते हैं, ठीक है, लंब डालते हैं। बोला है बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब, उसका नाम देते हैं ए बी के दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखिए इसके कर्ण पर जो लंब डाले, इसके डालने से 2 त्रिभुज बना, एक त्रिभुज इधर बना और एक त्रिभुज इधर बना, दोनों तरफ त्रिभुज बना, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज जो बने, दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसा सिद्ध करना है, मतलब ये समरूप होगा इसका, जैसा ये है वैसा ही रहेगा। और समरूपता की कंडीशन क्या है वो हम लोग जान चुके हैं, 3 कंडीशन। और दूसरा कि फिर ये दोनों ही त्रिभुज ये मूल त्रिभुज का सदृश होगा, इसका सदृश होगा, माने जो ABC का सदृश होगा। तो कल्पना हम लिखते हैं पहले। तो कल्पना में माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिसका कोण A बराबर 90 डिग्री है, मतलब समकोण, ठीक है। समकोण बिंदु A से
एडी लंब खींचा गया है बीसी पर। देखिए एडी लंब बीसी पर हम खींचेंगे, बीसी पर, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ये दो जो त्रिभुज बना, नंबर 1 पहला त्रिभुज देखो ए इधर से ले तो ए बी डी सदृश होगा, सदृश सदृश मतलब ये वाला शब्दांश का अर्थ बना हुआ है, तो सदृश होगा किसका, त्रिभुज ए सी डी का। एक बात। दूसरा मूल त्रिभुज का पहले कर लेते हैं। मूल त्रिभुज मतलब ये वाला का और आपस में भी सदृश, 3 बात है। तो मूल त्रिभुज कौन, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। फिर त्रिभुज ए सी डी भी सदृश है त्रिभुज ए बी सी का। और तीसरा त्रिभुज ए बी डी सदृश है त्रिभुज ए सी डी का। ये 3 बातें सिद्ध करना है। मतलब कि पहले तो ये छोटा वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज का सदृश है, दूसरा वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज का सदृश और आपस में भी सदृश है, ये ठीक है। रचना इसमें करने की आवश्यकता नहीं, सीधा प्रमाण पर हम लोग चलते हैं। प्रमाण पहले लेते हैं, जैसे जैसे बोला है 1 नंबर का हिसाब। 1 नंबर में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। इस तीनों को इन दोनों को अगर सदृश करना है तो सदृश करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 3 अंग बराबर ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए। पहला बात हम कौन सा लिए, ए बी डी। ए बी डी मैंने ये वाला त्रिभुज, इसमें ये कोण 90 डिग्री होगा, तो कोण ए बी बी 90 डिग्री का होगा। और ये बड़ा वाला का हिसाब अगर देखते हैं, ये वाला 90 डिग्री होगा, मतलब कोण बी ए सी 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री। एक बात बराबर। दूसरा देखिए ध्यान से, ए बी डी जो त्रिभुज माने इस त्रिभुज का छोटा वाला का कोण है। और यही अगर बात करें हम बी कोण, तो बी मतलब ऐसे अगर बोलते हैं तो इस कोण का नाम हो जाएगा ए बी सी। तो ये दोनों एक ही कोण है, मतलब कोण बी। ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखिए इसको, क्या बोले, इस बी कोण का नाम छोटा वाला त्रिभुज के लिए बोल सकते हैं ए बी डी और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए बोल सकते हैं ए बी सी। ये दोनों बराबर होंगे। और किसी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण शेष कोण, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, इसलिए शेष कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो शेष कोण कौन सा हुआ, इस छोटे वाला में ई कोण बराबर हो गया, ई कोण बराबर हो बचा ये, मतलब शेष कोण बी ए डी बराबर होगा इसका शेष कोण ये वाला, मतलब कोण ए सी बी, ठीक है, ये बराबर हो गया। और जब 3 कोण बराबर होते हैं तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज सदृश हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सदृश होगा त्रिभुज ए बी सी हो गया, अर्थात कि 1 नंबर प्रमाणित हो गया। इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें हमारे समझ से। अच्छी तरह से इसको देख लें, और ये यदि देखेंगे ना अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर और जो दूसरा है वो प्रमाणित करने की आवश्यकता आपको माने उसमें बार बार हमको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जैसे 2 नंबर देखते हैं, तो 2 नंबर में जिस तरह से ये कोण साबित किए हैं वैसे त्रिभुज ए सी बी एवं त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, है ना। तो जैसे ये 3 कोण बराबर किए हैं वैसे उसमें भी 3 कोण बराबर करेंगे, बड़ा आसान है। तो देखो पहले इसमें क्या होगा, ये वाला कोण बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री कौन सा होगा, ए बी सी, और बड़ा वाला तो वही कोण देंगे कितना, उसका नाम क्या दिए थे 90 डिग्री के लिए बी ए सी, बी ए सी 90, ठीक है। और फिर इसमें का ये वाला कोण कॉमन होगा, मतलब कौन सा कोण, ठीक है, ये वाला कोण का नाम हो जाएगा छोटा वाला में ए सी बी और बड़ा वाला हो जाएगा ए सी बी, और दोनों का मतलब सी होगा। इसलिए शेष बचेगा, शेष मतलब बाकी जो तीसरा कोण है, तो इसके लिए छोटा वाला के लिए होगा और बड़ा वाला के लिए होगा, मतलब बी सी ए डी बराबर ए बी सी हो गया। और इस तरह से तीनों जब बराबर हो गए तीनों कोण, तो इसका मतलब दोनों ए सी बी सदृश हो जाएगा क्या, किसका, त्रिभुज ए बी सी का। अब अगर इस सीक्वेंस में अगर हम सिद्ध करें तो तीसरा नंबर जो पॉइंट है सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब देखिए ये 1 नंबर के हिसाब से, पहला नंबर के हिसाब से ये सदृश हो गया,
और दूसरा नंबर के हिसाब से ये सदृश हो गया, तो ये सदृश है इसका और ये सदृश है इसका मतलब ये दोनों आपस में सदृश होगा। तो हम चाहेंगे तो कर सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ऐसा कर सकते हैं, अथवा कि कोण निकाल के भी कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा मेहनत करना चाहेंगे तो उसमें से कोण निकाल लीजिएगा, जैसे ये कोण बराबर हुआ इसका, ये कोण बराबर हुआ इसका, ठीक है, और ये कोण 90 डिग्री के बराबर हुआ, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये या तो ऐसे करेंगे या वैसे, लेकिन हम वैसे ही कर देते हैं क्योंकि सामान्य तौर पर मैथमेटिकली करने में थोड़ा सुविधा होता है। तो अभी चूंकि देखिए कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACDB, ठीक है। चूंकि कोण ADB बराबर ACADC बराबर 90 डिग्री, और ये कोण मतलब कौन सा है, CAD बराबर ये कोण मतलब ABD, और फिर तीसरा ये कोण बराबर ये कोण, कैसे मतलब BAD बराबर ACB, ठीक है। ये शेष कोण जो बराबर हुआ था यहाँ जो शेष कोण लिखा हुआ वो वाला, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज ABD सदृश हो जाएगा ACB का। हालांकि ये हमने लिखा, लेकिन फिर भी एक और बोल रहे हैं कि अगर ये एक साथ प्रमाणित करना हो तो ये भी बोल सकते हैं कि चूंकि ये वाला जो है इसका सदृश हुआ और ये वाला इसका सदृश हुआ, इसलिए ये दोनों आपस में सदृश हो सकता है। ऐसा भी लिखेंगे तो होगा और ऐसे भी लिखेंगे होगा, और इस प्रकार से ये पूरा बात साबित हो गया, तीनों बात साबित हो गया। इसको तीसरा नंबर करके रोटी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, और इस प्रकार से प्रमाणित हो गया। तो इस चैप्टर में एक बार फिर से ओवरऑल हम देख लेते हैं कि समरूपता का जो चैप्टर है इसमें 43 प्रमेय से लेकर के 47 प्रमेय तक सिर्फ उसके आधार पर हमको चित्र समझना है और उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को समझना है, जो प्रश्न फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। और उसके बाद 48 जो है हमको पूरी तरह से समझना था प्रमेय कैसे सिद्ध होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अवश्य आता है। इसके बाद इसका उपयोग और ज़्यादा क्या है कि जब हम प्रमेय 49 और 50 पढ़ेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता अवश्य आएगी, बार बार आएगी। मैंने इसी तरह का चित्र बनेगा, आप देख लीजिएगा, अभी भी इसी तरह का चित्र बना हुआ रहता है, और इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में जो बाकी का पार्ट है वो आपको मिलेगा।